हेडिंग डालिए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। इसमें वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, है ना? वर्क का फॉर्मूला है इस पे T1 T2 के फॉर्मेट पे हम बताएं, P1 P2 दोनों फॉर्मेट बता देते हैं। माइनस NR T2 माइनस T1 माइनस NR T2 माइनस T1 बाई 1 माइनस गामा। ये अगर प्रोसेस स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रहा हो और टेम्परेचर आपको पता हो T1 T2, टेम्परेचर आपको मालूम हो T1 T2, तब ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। अगर टेम्परेचर नहीं मालूम है तो आपको T2 की जगह लगाना पड़ेगा P2 V2 और T1 की जगह लगाना पड़ेगा आपको P1 V1। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। अगर -1 यहाँ पे आता है, यहाँ पे आएगा P2 V2, यहाँ पे आएगा P1 V1, NR हट जाएगा। NR क्यों हट रहा है? अगर देखो तो मैंने बताया था आपको गैस कांस्टेंट PV इज इक्वल टू nRT बताया था ना, गैस इक्वेशन। तो यहाँ पे है NR डेल्टा T, यहाँ पे हमने क्या किया, NR हटा दिया, उसकी जगह क्या ले लिया, PV का डिफरेंस ले लिया, P2 V2 माइनस P1 V1, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस गामा। अब आप बोल सकते हो कि मैम ये -1 को भी तो हम हटा सकते हैं। हाँ, हटा सकते हैं। -1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो T1 माइनस T2 बन जाएगा, NR हो जाएगा 1 माइनस गामा, वैसे का वैसे ही रहेगा। ये किसके लिए फॉर्मूला है आपका? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर आपको वर्क डन निकालना है तो आप इस तरीके से निकालेंगे। अगर इरिवर्सिबल है तो वही फॉर्मूला है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। इरिवर्सिबल के लिए वही यूनिवर्सल फॉर्मूला लगाएंगे हम। फ्री एक्सपेंशन है तो प्रेशर 0 हो जाता है, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। P एक्सटर्नल 0 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। एक आपका आइसोथर्मल के लिए फॉर्मूला था, कौन सा था, -2.303 nRT log V2 बाई V1, है ना? तो 2-3 फॉर्मूला वर्क डन के याद रखेंगे तो क्वेश्चंस आपके वर्क डन वाले बन जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ग्राफ वाले आते हैं, पीवी कर्व वाले, वो भी बना लेंगे आप। पीवी कर्व से निकालना सीख गए ना? बोलिए। अगर क्वेश्चन में आपको सीपीसीबी की वैल्यू दी हो तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं ना, -1 P2 V2 माइनस P1 V1, 1 माइनस गामा की जगह क्या हो सकता था, CP बाई CV। अगर CP CV की वैल्यू दी हो तो, गामा ना दिया हो, CP बाई CV लगा दो। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। नोट हो गया सबका? अब देखो, अगर एक ही ग्राफ पे हम इधर प्रेशर है इधर वॉल्यूम है, पीवी कर्व खींचना चाहे और 2-3 प्रोसेस दिए हो आपको, जैसे आपके पास हो एक एडियाबेटिक प्रोसेस खींचना हो, इसमें कर एक खींचना हो आइसोकोरिक, एक खींचना हो आपको कर्व आइसोबारिक, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करना है अगर कर्व को, और एक खींचना हो आपको आइसोथर्मल।
ठीक है, तो अगर मान लो इस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं कर्व को, आइसोकोरिक का क्या मतलब होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो आइसोकोरिक में पीवी कर्व ऐसे आएगा, वॉल्यूम एक ही पॉइंट पे आएगा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, केवल क्या चेंज हो रहा है, प्रेशर। अगर बात करोगे आइसोबारिक की तो कैसा आएगा, प्रेशर कांस्टेंट, तो ऐसा चला जाएगा, मतलब आइसोकोरिक का कर्व ये है, आइसोबारिक का कर्व क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक, अब उसी पॉइंट से स्टार्ट करके हम लोग अगर आइसोथर्मल भी बनाना चाहें और एडियाबेटिक भी बनाना चाहें, तो आइसोथर्मल का जो स्लोप होगा, अगर आइसोथर्मल ऐसे है तो एडियाबेटिक थोड़ा नीचे आता है, आइसोथर्मल अगर ये है तो एडियाबेटिक उसके नीचे। स्लोप किस कर्व का ज्यादा है, स्लोप किस कर्व का ज्यादा है, एडियाबेटिक वाले का ज्यादा लग रहा है, सही बोल रहे, पक्का। नहीं, एडिया और आइसो में पूछ रहा है, आइसोथर्मल में पूछ रहा है, एडियाबेटिक का ज्यादा। ये बात सबको देखने आ रही है ना, ग्राफ में समझ आ रही है बात, स्लोप वाली बात। कभी कभी 2-3 कर्व बना देंगे एक ही इस पे और पूछेंगे कौन सा आइसोथर्मल का हो सकता है। ये 4 कर्व हैं, ये 4 हैं, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और आइसोथर्मल, ABCD नाम दे देंगे और पूछेंगे कि ये 4 में से कौन कौन से किससे मैच कर रहे हैं। तो आप बता सकते हैं, अगर कांस्टेंट प्रेशर वाला है तो बारिक हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है तो आइसोकोरिक कर देंगे। अब अगर 2 बचते हैं जिनमें से आपको डिसाइड करना है एडियाबेटिक और आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल का स्लोप कम कर दीजिए, एडियाबेटिक का स्लोप क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, तो वो वाले हो जाए। ठीक है, क्लियर है बात, क्वेश्चन करेंगे बढ़िया सा, चलिए करिए जरा। अच्छा, एक चीज आप और देख पा रहे हैं कि हमने बोला अब डिफरेंट कर्व बना लेते हैं, ये सबका बन गया ना। अगर पीवी कर्व पे हम एडियाबेटिक को भी दिखा रहे हैं और आइसोथर्मल को भी दिखा रहे हैं, ये एडियाबेटिक है और ये कौन सा है, आइसोथर्मल को भी दिखा रहे हैं एक ही पॉइंट से स्टार्ट करके। तो अगर ध्यान से देखो तो इस कर्व में एरिया अंडर आइसोथर्मल कर्व ज्यादा आएगा, ये वाला आ जाएगा, और अगर एडियाबेटिक कर्व के नीचे का एरिया देखोगे तो कितना आएगा, इतना ही तो आएगा, एडियाबेटिक वाले का एरिया कम है और ये आइसोथर्मल वाले के कर्व के नीचे एरिया ज्यादा है, तो इसका मतलब वर्क डन आइसोथर्मल का ज्यादा होगा और एडियाबेटिक का क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं इस केस, इस ग्राफ के हिसाब से। कोई समस्या, बना लीजिए। क्या हुआ, कौन लाया ये, कहाँ से इतना
अच्छा, चाइना से आया है ये, चाइनीज माल है। चलो जल्दी करो। हो गया, सवाल करेंगे। बढ़िया सा एक सवाल कर लो, अच्छा सा, अच्छा सा प्यारा सा सवाल करते हैं। हो गया। एक कर्व दे रखा है, पीटी कर्व। कौन सा कर्व देखा? पीटी, पी टी कर्व। ए से बी, बी से सी, सी से डी पे जाता है, डी से फिर ए पे आ जाता है, यानी साइक्लिक प्रोसेस। इस पॉइंट पे अगर टेम्परेचर देखें और इस पॉइंट पे टेम्परेचर देखें, यहाँ 300 केल्विन है, यहाँ पे 400 केल्विन। इस पे प्रेशर अगर देखो तो 2 atm है, और यहाँ पे प्रेशर है आपका 1 atm। पूरे इसमें निकालना है अपने को। लिखा है हीलियम गैस, 2 मोल्स ऑफ हीलियम गैस, 2 moles of helium gas undergo रिवर्सिबल, क्वेश्चन में पहले ही लिख दिया रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन। ए से बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, सी से डी पे आ रहे हैं, डी से ए पे आ रहे हैं। पूरे प्रोसेस में आपको वर्क डन निकालना। 4 प्रोसेस दिखाई दे रहे हैं, ए से बी से सी से डी, डी से ए। आंख कान दिमाग सब खुले होने चाहिए। अगर पीवी कर्व होगा तो जो इनक्लोज कर्व है उसका एरिया निकाल दीजिए, वर्क डन निकल आएगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा कर्व है? पीटी कर्व है, तो एक एक प्रोसेस का आपको निकालना पड़ेगा अलग अलग वर्क डन, और उसके बाद आप लगा पाएंगे इसमें। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कुछ समझ आई क्या? चलिए, यानी कि वर्क डन हमें कैसे निकालना है? वर्क डन निकालना है ए बी प्रोसेस में, फिर जोड़ना है उसमें वर्क डन बी सी प्रोसेस का, फिर वर्क डन सी डी प्रोसेस, वर्क डन डी ए प्रोसेस, ये पूरा आएगा ओवरऑल वर्क डन। बात समझ आ रही है? आप देखो ध्यान से, अगर ए टू बी तक के प्रोसेस को देखते हैं हम लोग, ए से बी तक के प्रोसेस को देखो, तो ए से बी तक का प्रोसेस 300 केल्विन पे हो रहा है पूरा प्रोसेस। 300 पे अगर हो रहा है तो ए से बी वाला प्रोसेस 300 कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है 300 का। तो यानी इसको आइसोथर्मल कहला सकते हो। तो इसमें आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला लगा सकते हैं ए से बी वाले में। इसी तरीके से सी से डी तक का 400 पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। ये भी आइसोथर्मल है, तो इसमें भी लग सकता है। अब बात है ए से डी वाली और बी से सी वाली। ए से डी वाले पे कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी लगाया जा सकता है, लेकिन डेल्टा भी तो है नहीं हमारे पास। हमारे पास तो क्या है? टेम्परेचर है केवल। तो वॉल्यूम का डेटा कहां से निकाले?
क्योंकि जो रिवर्सिबल प्रोसेस का फॉर्मूला है वो क्या है वर्क डन का, कौन बताएगा? आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला बोलिए, कॉपी में देख के बोलिए। ऐसा समूह बनाए क्यों बैठे? नहीं आ रहा है तो देख के बोलिए। लॉग P1 बाई P2 से भी कर सकते हैं और V1 बाई V2 से भी कर सकते हैं, तो V2 बाई V1 से भी कर सकते हैं। तो P1 P2 तो पता है ना आइसोथर्मल के, A से B जा रहे हैं अगर, तो P1 A पे हो जाएगा और P2 B पे हो जाएगा, तो निकाल सकते हैं। तो दो वर्क डन तो ऐसे निकल जाएंगे, निकालिए। WAB आइसोथर्मल है और कौन सा आइसोथर्मल है? WCD है ना, तो ये दोनों निकालिए। ये आइसोथर्मल है दोनों, तो इनको निकालिए। ए का जो प्रेशर होगा वो P1 बोल दिया जाएगा और बी का जो प्रेशर होगा वो क्या बोल दिया जाएगा? P2। प्रेशर दिखाई दे रहे हैं आपको क्वेश्चन? ऐसे ही CD में P1 जो होगा वो C का प्रेशर होगा और P2 जो होगा वो क्या होगा? D का प्रेशर होगा, D पॉइंट पे जो प्रेशर है। लगाइए, आइसोथर्मल के लिए तो निकालिए। आर की वैल्यू मत रखिएगा, मोल 2 ले लीजिएगा, N इज इक्वल टू 2। NRT लगाना है ना, टेम्परेचर दे रखा है केल्विन में। हीलियम के 2 मोल्स है ना, लगाइए। पहले निकालिए WAB। आया? मैं लगाऊं? एग्जैक्ट नहीं निकालना है, कुछ जो आ रहा है वो बताइए। पहले निकालते हैं, चलो WAB निकालें। क्या फॉर्मूला था? P1 बाई P2 था गार्गी, P1 बाई P2। तो P1 बाई P2 अगर आ गया, A पर प्रेशर क्या है? मोल्स है कितने? 2। R को RE लिख दीजिए। T A से B तक टेम्परेचर 300। लॉग P1 क्या है? A पर प्रेशर 1 और इस पे आ गया 2, है ना, इंटीविटियम तो कट ही जाएगा, तो ये बन जाएगा 600 log 1/2। ये लिख सकते हैं पहला वाला, WAB आ जाएगा। फिर अब दूसरा निकालते हैं, दूसरा कौन सा था? WCD निकालना। हाँ निकाल लेंगे।
निकालेंगे। WCD निकालते हैं, -2.303, 2 मोल्स R, यहाँ R छूट गया, और टेम्परेचर कितना 400 लॉग दूसरे वाले में, इसमें 400 हो गया ना। C पे प्रेशर है, P1 है 2 और P2 है 1। तो 2/1 आ जाएगा, क्या कहते हो? यहाँ पे आ जाएगा -2.303, ये हो गया 800 R log 2 कह सकते हैं, log 1 की वैल्यू 0 होती है इसलिए उसको हटा ही दिया। log 2 माइनस log 1 करेंगे तो log 1 की वैल्यू तो 0 ही होती है, तो log 2 ही लिख लिया। तो 2 प्रोसेस के आ गए, यहां तक सबको क्लियर है? उसके बाद 2 और प्रोसेस लेने हैं, जो प्रोसेस कैसे हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक है और रिवर्सिबल है, तो आइसोबारिक रिवर्सिबल में हम लोग ले सकते हैं P डेल्टा V। आइसोबारिक में हम लोग वर्क डन ले सकते हैं P डेल्टा V, है ना? यही तो फॉर्मूला हम लोग लगाते थे। हाँ, तो इसको इक्वल कर सकते हैं NR डेल्टा T के भी इक्वल ले सकते हैं। अब हमें लेना है B से C तक, तो B में है आपका टेम्परेचर 300 और इसमें है तुम्हारा 400, ठीक है। कितने मोल्स हैं? 2। R की वैल्यू R ही रखो अभी। डेल्टा T लेते हैं, टेम्परेचर कहां से कहां तक जा रहे हैं हम लोग, इसमें निकाल रहे हैं B से C तक, तो B पे टेम्परेचर है 300, C पे है 400। डेल्टा T मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, 400 माइनस 300, तो कितना आ जाएगा? माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा B लेते हैं, माइनस में कितना आ जाएगा, ये -200 R आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो। माइनस साइन आएगा P डेल्टा V के आगे। अगला कौन सा, ये कौन सा था? BC, B से C जा रहे थे, हाँ B से C। अब ये वाला है D से A पे जा रहा है, D से A पे जा रहा है, तो D से A पे निकालो, सेम ही तो नहीं आएगा? D से A पे डेल्टा T कितना आएगा? वही टेम्परेचर डिफरेंस है ना, अब की बार माइनस में आ जाएगा। D से किस पे जा रहे हैं? A पे, तो A पे तो टेम्परेचर 300 है और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? 400। तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे? +200 आ रहा आएगा क्या? तो ये दोनों तो कट जाएंगे एक दूसरे को, जब जोड़ेंगे तो कटेंगे, और ये दोनों का एडक्ट क्या आएगा? टोटल वर्क डन आएगा। तो निकालते, सबको जोड़ दें। AB कितना था? -2.303, 600 R log 1/2। WBC कितना आया था? -200 R। WCD कितना आया था?
CD था -2.303 इंटू 800R, log 2, यही तो आया था। और ये दूसरा वाला कितना आया था प्लस में, ये दोनों तो कट गए, अब ये बन गया ये बना log 1 माइनस log 2, ये और ये वाला कट गया, log 2 क्या कॉमन आएगा, कुछ कॉमन आएगा तो निकाल लें, क्या कॉमन आ सकता है, और 200 कॉमन आ सकता है, तो यहां पे क्या बचेगा 3, log 1 की वैल्यू 0 लेते हैं, log 2 की वैल्यू 0.3010, और क्या आएगा, ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे आ गया 4 इंटू log 2, यही तो आ रहा है। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे। ये 3 0 तो ये 0 ही हो जाएगा, ये आएगा माइनस माइनस सही लगा ना, माइनस में है दोनों वैल्यूज माइनस में है, तो 3 + 4 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा ना। हाँ बोलिए बोलिए, कुछ गलत हुआ, माइनस हमने कॉमन निकाल लिया था तो प्लस आ गया, अगर यहाँ प्लस आ गया तो 4 - 3 हो जाएगा, है ना, तो फिर आपका ये बचेगा कितना, बस इतना ही तो बचेगा, अब फाइनल सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इन्होंने आंसर ln के फॉर्मेट में दे दिया, अच्छा ln के फॉर्मेट में हम लोगों ने फॉर्मेट कौन सा ले लिया है, हम लोगों ने फॉर्मेट ले लिया log 10 वाला, इन्होंने आंसर दिया ln के फॉर्मेट, तो अगर इसको आंसर को बना रहा है ln का फॉर्मेट, तो ये जो 2.303 आ रहा है ना, इसको 2.303 अगर हटा दोगे तो ये ln के फॉर्मेट में आ जाएगा। तब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये वैल्यू हटाओ, ये वैल्यू अगर हटाओगे, ये r इंटू 200 तो है ही है, ये log बेस 10 था ना, ये वैल्यू हटा दी तो इसको बना सकते हो ln2, क्या बना सकते हो इसको ln2। हाँ अरे फर्स्ट स्लाइड पे सिखाया था, जहां लॉग सिखाया था कि नेचुरल लॉग को अगर आपको बेस 10 लॉग में कन्वर्ट करना है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना हम लोग 2.303। ठीक है, कोई दिक्कत बोलिए, इन्होंने आंसर दे रखा माइनस 100 R ln4, ये दे रखा है, दोनों आंसर सेम है ना,
क्या ये ln में बना दिया ना, ये बेस 10 लॉग में था। ln लॉग को जब चेंज करते हैं तो इसमें चेंज होता है। ये 0.303 की तरह log 2 लिख सकते हो, वो बेस 10 है। बेस 10 वाली वैल्यू अगर है और नेचुरल लॉग है, उसको कन्वर्ट करना अगर बेस 10 में, तो बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए इस नंबर का मल्टीप्लाई होता है। अगर ln में वैल्यू है कोई भी, मान लो x है, इसको नेचुरल लॉग उसमें आपको बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो आपको आगे मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसमें 2.303। ठीक है, ये log 2 था नॉर्मल वाला, उसमें मल्टीप्लाई 2.303 का हुआ है, तब वो किसमें बना है, नेचुरल। ये दोनों वैल्यू सेम है, सबको समझ आ रही है या नहीं आ रही है? ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये बात सबको समझ आ रही है, हाँ या ना? जिसको नहीं समझ में आ रही बोल दो। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये 100 आ रहा है ना, ln4 को लिख सकते हो ln2 रेज टू पावर 2। जो लॉग में जो पावर में चीज होती है वो कहाँ जाती है, आगे आ जाती है, तो आगे आएगी जब तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ln2 बन जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -200 आ रही तो बनेगा इंटू ln2। इन्होंने जो आंसर दिया वो किस फॉर्मेट में दिया है, ln4 के फॉर्मेट। तो अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि आंसर किस फॉर्मेट में दिया है। क्लियर है? वो क्योंकि पी जो हम फोर्स वो निकालते हैं, वर्क डन निकालते हैं, वो -p एक्सटर्नल इंटू डेल्टा v से निकालते हैं। कौन से माइनस माइनस काट रहे हो? इसीलिए वहां पे माइनस है ना, डेल्टा टी आया। पीवी इज इक्वल टू कहाँ, ये तो अगर आप कहीं पे P डेल्टा V लगा रहे हो तो NR डेल्टा T तो उसका मतलब है ही, लेकिन जब वर्कडन लेते हैं तो -P इंटू डेल्टा V लेते हैं, ये वर्कडन नहीं है, ये आप कुछ और निकाल रहे हैं। यहाँ पे भी देखो, अगर ओवरऑल में तो साइन ही आया है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, अब ऐसे क्वेश्चंस आप कर लेंगे, कोई ग्राफ बना है, अगर पीवी कर्व है तो सीधे सीधे पूरे ग्राफ, पूरा जो इंक्लोज्ड एरिया है उसका एरिया निकाल दीजिए। अगर पीवी कर्व नहीं है तो कर्व को 4 पार्ट 5 पार्ट जितने भी पार्ट में वो कर्व है उसको तोड़िए, देखिए कौन सा आइसोबारिक है कौन सा आइसोकोरिक है। अगर इसमें से कोई आइसोकोरिक हो जाता जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट जहां पे भी होता वहां वर्क डन हमेशा 0 आता। वॉल्यूम कांस्टेंट अगर है तो वर्क डन क्या होगा, 0 आएगा। अब जैसे आपको पता चल गया कि इधर से इधर तक का प्रोसेस और इधर से इधर तक का प्रोसेस अगर डायरेक्शन रिवर्स है तो दोनों की वैल्यू सेम आई थी, और क्या आया था, एक अगर प्लस में आ रहा था तो दूसरा क्या आएगा, माइनस में आएगा। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, कोई क्लॉकवाइज होगा कोई एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन वैल्यू दोनों की सेम आ रही है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्या है, सेम है, टेम्परेचर। तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को कर। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें पहले ही क्वेश्चन में देखना था कि फॉर्मेट अगर ln का दिया है तो हमें ये 2.303 वाला डेटा लेना ही नहीं था, हमको सीधे फॉर्मूला वर्क का क्या लेना था, माइनस ये 2.303 और ये जो लॉग हम लेते हैं उसकी जगह पे क्या ले लो आप, ln p1 बाई p2 और nRT, ये लेना था सीधे, क्योंकि आंसर हमारा किस फॉर्मेट में दिया था, ln में दिया था, तो ज्यादा इजी चीज हो जाती। मोल रखते, आर रखते, टेम्परेचर, p1 p2 रखते, एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी और चौथी तो -p डेल्टा v से ही निकाली हमने, और फिर उसके बाद सबको क्या कर दिया, एडअप। चलिए अब अगला, ये वाला तो मैंने बता दिया, अगला आप करके बताएंगे, है ना। देखते कोई साइक्लिक प्रोसेस है,
ये बेसिकली सर्कल है ना? आपको ओवल दिख रहा हो तो कोई बात नहीं है, आपको एज्यूम क्या करना है, सर्कल। यहाँ पे V1 V2 वॉल्यूम है, यहाँ पे P1 P2 प्रेशर है। नीचे वाले एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे प्रेशर दिया है, वाई एक्सिस पे क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस इन पीवी डायग्राम, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क निकालना है, वर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है, साइन वाइन से कोई मतलब नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, चलिए निकालिए। पीवी कर्व है तो क्या निकाल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? किसका एरिया निकाल दिया तुमने? सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? आर क्या लगा दी? तो V2 माइनस V1 बाई 2 भी लगा सकता है, या नहीं लगा सकते? ऑप्शंस दे, ऑप्शन दे, ऑप्शन लो, ऑप्शन लीजिए, खुश होइए। जेई मेंस का सवाल है तो ऑप्शन लीजिए। पाई P2 माइनस P1, पाई P2 माइनस P1 बाई 2 का स्क्वायर, ये दे रखा है। दूसरा ऑप्शन है पाई V2 माइनस V1 बाई 2 का। सी ऑप्शन है P2 माइनस P1, V2 माइनस V1। सी ऑप्शन है P2 माइनस P1 मल्टीप्लाइड बाई V2 माइनस। और फोर्थ ऑप्शन है, गौरांगी क्या कर रहे हो, फोर्थ ऑप्शन है पाई V2 माइनस V1। चलिए बी है, तो ए क्यों नहीं है? हम्म, पीवी कर्व का एरिया तो सर्कल है, अगर तो रेडियस तो पी से भी निकल सकती, वी से भी निकल सकती। क्या सोचते हो आप? अगर यहां से यहां तक का ये चीज P2 माइनस P1 है तो P2 माइनस P1 ही तो आएगा ये, और ऐसे अगर लोगे तो V2 माइनस V1 होगा। अगर सर्कल दे रहे हैं तो सेम ही होगा, तो दोनों में से कोई भी तो लगा सकते हैं। ए है कि बी है? अगर ए है तो क्यों है, बी है तो क्यों? आंसर क्या दे रहे हैं, क्या आंसर दिया इन्होंने? तुम लोग को दोनों लग रहा है?
और किसी ऑप्शन पे गौर नहीं कर रहा? तुमने सीधे बोल दिया चलो ठीक है डी ही देख लो, बात खत्म। क्या है? ना ए है ना बी है, सी है। कैसे हो सकता है? बताइए। सोचिए, साइक्लिक प्रोसेस में ही दिया ना। P इंटू डेल्टा भी ही लेते हैं अपन, है ना? अगर वैसे देगा तो P इंटू डेल्टा भी। क्या? हाँ, इन्होंने तो बिल्कुल सीधे सीधे क्या कर दिया, इस ये वाला और ये वाला इसका पूरे स्क्वायर को ये जो भी, हाँ, रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया है। तो पर अपन को क्या चाहिए था? अपन को तो सर्कल का चाहिए ना, साइक्लिक प्रोसेस में पूछा। P2 माइनस P1 मल्टीप्लाइड बाई V2 माइनस V1, ये वाला आंसर हो। कैसे हो रहा है सोचिए कुछ। ऐसा क्या लगा रहे हैं इसमें? वापस चेक कर लो। ठीक है, एक बार वापस चेक कर लो। नहीं है, यही दे रखा है बहन, बहना। सेकंड। इसमें क्या लग सकता है ऐसा? अपन तो सर्कल का इनक्लोज्ड एरिया ले लेते हैं, है ना? एरिया अंडर कर्व का तो यहाँ पे कोई सीन नहीं। एरिया अंडर कर्व तभी लेते हैं जब कर्व ऐसे वैसे अधूरा बना हुआ है। ये तो पूरा इनक्लोज्ड एरिया है और इसी साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन पूछा है ना। तो पाई P2 माइनस P1 बाई 2 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, ये हो सकता था, या बी हो सकता था V2 माइनस V1 का स्क्वायर बाई 2। बड़े वाले रेक्टेंगल, इससे मतलब नहीं है, कुछ तो और लगा रहे। हाँ, हाँ, अगर इसमें पाई ऐड कर देते तो हो जाता भले। या तो पाई मिसिंग है ऑप्शन में, पाई अगर आ जाएगा तो पाई आर स्क्वायर बन जाएगा ना। एक बार वही रेडियस इसके हिसाब से ले लेंगे और एक, हाँ, और वो भी, ये भी 2 जाएगा और ये भी 2 जाएगा, यही तो जाएगा। दोनों को ले सकते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि ये सर्कल है तो रेडियस तो दोनों सेम ही होगी ना। ये दोनों तो ले सकते हैं, ये तो जस्टिफाइड है, ये तो ले सकते हैं, ये तो जस्टिफाइड है। एक रेडियस इधर से ले ली, दोनों सेम है, एक बार इससे ले लिया एक बार इससे, लेकिन फिर भी पाई आर स्क्वायर लगाना है ना। तो आर तो तुमने ले लोगे बाई टू करके, यहाँ पे पाई लगा दिया तो भी आपका इक्वल नहीं है। अगर पाई की वैल्यू 3.14 लेते हो डिवाइडेड बाई 4 तो भी ये वैल्यू 1 से कुछ तो आएगी ना, कुछ तो वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पे पाई और 2 इंटू 2 लेते हैं तो भी यहाँ पे कुछ तो वैल्यू आएगी ना, 1 से कुछ छोटी वैल्यू आएगी तो सही। केवल ये नहीं कर सकते अपन P2 माइनस V1, या तो फिर इसको करें मल्टीपल करें,
क्या करें इसको, मल्टीपल, है ना। तो अभी ये भी अप्रॉक्सी में सही होगा। 3.14 डिवाइडेड बाई अगर 4 करेंगे तो ये 1 से छोटी कोई वैल्यू आएगी तो भी ये अप्रॉक्सी में ही सही होगा। ऐसे नहीं कि पूरा मतलब सही है, एग्जैक्ट वैल्यू तो सही नहीं, 1 आना चाहिए ना। यहाँ ऊपर भी पाई होता, नीचे भी पाई होता, सेम वैल्यू होती तो कट जाती। ऊपर नीचे भी 4 है, ऊपर भी 4 होता तो भी कट जाता। ठीक, तो कुछ झोल है पर अपने को समझ तो आ गया, निकलेगा कैसे, है ना। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, काइंड ऑफ मल्टीपल करें, ये इसको छोड़ ही देते हैं जब अप्रॉक्सी में जा रहा है। मैग्नीट्यूड से मतलब प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है। साइक्लिक में अपन देखते थे ना, क्लॉकवाइज है तो माइनस लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस लेंगे। ठीक है, चलिए कुछ नई चीज और सीखी जाए थर्मो में। हाँ? नहीं, अब थ्योरी सीखेंगे ना। कुछ कुछ ये सब क्वेश्चंस कराने इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे आप तो आपका वहां पे अगर कुछ नया क्वेश्चन आएगा तो नहीं निकालेंगे। हाँ, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है ना, लैंग्वेज वाले भी हैं। चलो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो जरा सा, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, पर एक क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क डन, करवा रहे, कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क डन in expending 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। वर्क डन निकालना है आपको in expending 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन at 300 Kelvin, at 300 Kelvin, occupying 5 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। कितना ऑक्युपाई कर रही है वॉल्यूम, 5 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम, आइसोथर्मली, आइसोथर्मल प्रोसेस है, अंटिल, कब तक एक्सपेंड करते हो, वॉल्यूम विल बी 25 डेसीमीटर क्यूब। वर्क डन निकालना है, ऑक्सीजन गैस है 16 ग्राम, एक्सपेंशन किया जा रहा है, लैंग्वेज में सीधा सीधा लिखा आइसोथर्मल है। पहला वॉल्यूम कितना है 5 डेसीमीटर क्यूब, फाइनल कितना कर दिया गया 25। वर्क डन निकाल के बताइए जल्दी से, इजी सवाल है। इसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट स्टार्ट होगा तो वो बहुत इजी है, थर्मोकेमिस्ट्री बिल्कुल इजी। हाँ, 300 केल्विन डेल्टा, डेल्टा टी क्यों, टी हो गया ना, रिवर्सिबल का फॉर्मूला लगाइए सीधे सीधे। आइसोथर्मल भी वर्ड लिखा हुआ है, रिवर्सिबल भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम रिवर्सिबल तो कहीं लिखा नहीं है, है ना,
तो रिवर्सिबल कैसे पहचानेंगे कि प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? यहाँ पे हमने बोला था वर्क डन मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। लैंग्वेज से क्वेश्चन को पकड़ेंगे, वर्क डन मैक्सिमम जो मिलता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस में ही मिलता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क डन नहीं मिलता। तो लैंग्वेज से हमने पकड़ा कि वर्क डन मैक्सिमम बोला है, इसका मतलब प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल। इस लैंग्वेज का मतलब है प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल। दूसरी चीज यहाँ पे लिख दी आइसोथर्मल, यानी आइसोथर्मल रिवर्सिबल मिल गया तो अपने पास फॉर्मूला वही -2.303 nRT log V2/V1। वॉल्यूम दे रखा है तो V2/V1 लगाइए। आंसर निकालिए जल्दी से सब लोग। ये कितने देर का आया है? बताया क्यों नहीं? कट जाता है शायद, क्योंकि log 25 - 5 करोगे तो log 5 raised to power 2 log 5 कट जाएगा। आया आंसर? अब नहीं आया आंसर क्या? सब लोग निकालेंगे? थोड़ा सा फास्ट होइए भाई आप लोग, बहुत यही लगाना है ना V2/V1। बोर्ड पे देखिए सारांश, मोल्स लगाने हैं तो 16 ग्राम है, गिवन मास बाई मोलर मास लगा दें। ऑक्सीजन गैस का मोलर मास कितना होता है बोलिए? मोलर मास O2 का 32 आएगा ना O2 का। टेम्परेचर कितना दिया है? नहीं दिया है। लॉग V2 25 और ये कितना है तो कितना आ जाएगा? log 25 माइनस log 5, यही तो आया। कहाँ 1/2? कट जाता है वैसे, शायद हमने तो काटा है अपने बचपन में। आएगी वैल्यू सेम, जैसे log 100 माइनस log 10 करोगे ना, अगर नहीं काटोगे तो यही तो करोगे। तो log 100 को लिखोगे log 10 raised to power 2, इसको लिखोगे log 10, तो 10 raised to power 2 को लिखोगे log 2 log 10, और यहाँ पे आएगा log 10, तो 2 log 10 माइनस log 10 करोगे तो अल्टीमेटली log 10 ही आएगा, है ना। तो काट सकते हैं, काटते हुए मत दिखाना, काटते हुए ना दिखाना, वैल्यू रख लेना, है ना। और एक बार सर से पूछ लेना ये कटता है कि नहीं कटता। हम तो अपने बचपन में काट दिया करते। 150 इंटू आर आ गया। आर अगर कैलोरी में ले लोगे तो क्या बन जाएगा? ये डेसीमीटर क्यूब में है ना, इसको शायद चेंज भी करना पड़ेगा। और अगर काट दिया आपने तो दोनों यूनिट बराबर हो गए, तो वैल्यू आ गई log 5। log 5 की वैल्यू तो सबको पता ही है, याद करवाई थी ना।
0.69 करके है, तो यानी 0.7 ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन में 0.7 ले सकते, तो आ जाएगी वैल्यू। अब कर लेंगे, अब कर लेंगे क्या, अब कर लेना, आगे हम नहीं बताएंगे। आंसर देखा है, दे रखा है माइनस में 2007.49, 2000 में आएगा, 150 इंटू 2 300 आएगा, 300 इंटू 2.5 कितना आएगा लगभग, 300 इंटू 2.5 हम्म 6000 6000 में क्यों आ रहा है, 2000 में आंसर है तो 6 में क्यों आ रहा है तुम्हें? कोई 2 मिस तो नहीं हो गया, या ज्यादा हो गया कुछ, देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। ये 2 एक्स्ट्रा तो नहीं आ गया, देखो आर की वैल्यू 2 कैलोरी ले लिए ना हमने, तो ये फिर जूल में आएगा आंसर, अरे कैलोरी में आएगा, इन्होंने जूल में दे रखा है। आर की वैल्यू चेंज कर दो ना, आर की वैल्यू क्या दे रखी है उसमें, अपने जूल वाली यूनिट में क्या बताई थी, 8.314 था ना, यही थी, ये लगा दो, 8.3 लगाओगे तो आ जाएगा। टू सिक्स सिक्स नहीं आ रहा है भाई, यहाँ कुछ कुछ जोल है तुम लोग के आंसर में, नहीं नहीं क्वेश्चन चाहिए। 2.3 ले लो, 0.7 ले लो, 150 ले लो, 8.3 ले लो, सॉल्व कर लो। 2.3 150 8.3 कैलकुलेशन नहीं हो रही है, चलो मल्टीप्लाई करो, जल्दी करो, 2.3 मल्टीप्लाइड बाई 8.3 इंटू 0.7, कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, दांत दिखा रहे बैठ के। 2007 बोल रही हूँ ना, 2007 क्या क्या मल्टीप्लाई किया, ये कर दिया, इंटू 150 कर लो, 2007 ऋषिका का आ गया, प्रॉक्सी में चले, हमने इतना प्रॉक्सी ले लिया ना, गरिमा काम करो बेटा, तुम क्या कर रही हो, बातें करने में लगे हुए हैं, आप कर लेंगे, बोलो बच्चों,
अब कर लोगे क्या इसके सवाल? कैलकुलेशन में गड़बड़ है। एक 2 कहाँ गया? 2000 में आ रहा है आंसर। कैलकुलेशन नहीं हो रही तुम लोगों से, शैतान बच्चों, कैलकुलेशन नहीं हो रही है। कैलकुलेटर वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, हालत खराब हो जाएगी हैं? घर में अपने ध्यान से करना आराम से। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और क्या सेकेंड कहाँ पढ़ा था तुमने? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें सेकेंड लॉ में। हाँ, इन्होंने तो दिया ही नहीं है, इनको फेंको अब अपने काम के लिए। अरे क्वेश्चंस कराने के चक्कर में लाए हैं तुम लोग से, इजी इजी क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं, मैं क्या दूं इसके क्वेश्चन इसके। हम अटैक हम क्यों देने लगे तुमको? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लीजिए। निकाल दिया है क्या इन्होंने? नहीं दिख नहीं रहा ना, तो निकाल तो नहीं दिया था। वो कह रहे हैं हेडिंग लिख ली, तो हम तो लिखेंगे ही। लग रहा है इन लोगों ने निकाल दिया है। all natural processes all natural processes are irreversible in nature. All natural processes are irreversible in nature. All natural processes are irreversible in nature. जो इंपॉर्टेंट है उनके अब फिजिक्स में तो हो सकता है आपको सर कई साइंटिस्ट की डेफिनेशंस नोट कराएं, इसमें मैं 2 की कराऊंगी जो इंपॉर्टेंट है। इररिवर्सिबल इन नेचर, एक फॉर्मेट तो ये है सेकेंड लॉ का, दूसरा कई साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से दिया है। तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं केल्विन एंड प्लैंक स्टेटमेंट। एक साइंटिस्ट है केल्विन प्लैंक, इनके हिसाब से कर रहे हैं। केल्विन एंड प्लैंक स्टेटमेंट क्या दिया भाई, क्या बोला इन्होंने, देखते हैं। हाँ ये तो जनरल है। केल्विन एंड प्लैंक ने क्या बोला सेकेंड लॉ में? उन्होंने बोला इट इज इम्पॉसिबल फिजिक्स आ गई ढेर सारी, पहले चलो स्टेटमेंट तो लिख लो। बाय मीन्स ऑफ inanimate material agency, it is impossible
by means of inanimate material agency। आवाज नहीं, आवाज कौन कर रही है, लगातार कौन बोल रहा है? inanimate material agency to derive mechanical work or effort from any portion of matter or effort from any portion of matter by cooling it below the temperature of coldest of surrounding objects, coldest of surrounding objects। ये आगे इधर लिखा है। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं। इनएनिमेट का क्या मतलब होता है? इनएनिमेट का मतलब होता है जिसकी शेप नहीं चेंज कर सकते। अरे ये तुम्हारा, सॉरी, जिसको मैं कह रही किसी एजेंसी का नाम है। इसमें लिखा है जो जिंदा नहीं है। चलो मतलब समझ लेते हैं। क्या ये कहानी लिखी हुई इसका मतलब समझते हैं। देखो, जैसे मान लो कि ये कोई हॉट बॉडी है, मतलब टेम्परेचर हाई है और ये सराउंडिंग है। सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? कम है। सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर कम है तो नॉर्मली क्या होगा? नॉर्मली ऐसा होगा कि हीट बाहर निकलेगी। हीट कहाँ जाएगी? बाहर की तरफ जाएगी। अगर ये हॉट है और सराउंडिंग का टेम्परेचर लो है तो हीट क्या होगी? बाहर जाएगी। अगर जस्ट इसका अपोजिट केस हो कि इसका लो टेम्परेचर हो और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो? सराउंडिंग टेम्परेचर क्या हो आपका? हाई हो, तो कौन सा प्रोसेस इजी होगा? उस केस में प्रोसेस कौन सा इजी होगा? सराउंडिंग से हीट अंदर चली जाए। हीट का फ्लो इसी तरीके से तो होता है, हाई टू लो। लेकिन अगर हम लोग अपोजिट वर्क करना चाहें, मतलब लो टू हाई करना चाहें, है ना, और उससे हम लोग मैक्सिमम वर्क निकालना चाहें, तो ऐसी कोई एजेंसी नहीं बनी है जिसमें आप क्या करो? अपोजिट वर्क करना चाहो और अपने आप हो जाए। अपोजिट वर्क करना चाहें आप और अपने आप हो जाए, या अपोजिट आप वर्क करके पूरा जितना आप उस पर वर्क कर रहे हो पूरा वर्क डन आपको किसी फॉर्मेट में दिखाई दे। ऐसा नहीं होता। अपोजिट का मतलब क्या है? नेचुरली तो यही होगा कि सराउंडिंग से कहाँ जाएगा? इसकी तरफ जाएगा। लेकिन अगर अपोजिट काम आप करना चाहते हो तो अपोजिट क्या करना चाहोगे? कि भाई
लो टेम्परेचर जो बॉडी है वहां से हीट कहाँ जाए, हीट कहाँ जाए, हाई टेम्परेचर सराउंडिंग की तरफ जाए। तो ये वाली चीज नहीं हो पाती है। कैसे नहीं होगी, अपने आप नहीं होगी, ये अपने आप नहीं हो पाएगी। कोई ऐसी एजेंसी, कोई ऐसा फोर्स नहीं लगा सकते आप बाहर से, है ना। अगर लगा भी रहे हो तो कंप्लीटली नहीं जाएगा। जितना आप यहाँ से एनर्जी भेज रहे हो पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो पूरी की पूरी एनर्जी को ट्रांसफर कर दे। ठीक है, इनकी लैंग्वेज थोड़ी क्लिष्ट है। अब दूसरे का पढ़ते हैं, सेकंड का। क्लॉसियस स्टेटमेंट, एक और साइंटिस्ट है, क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस का स्टेटमेंट क्या कहता है भाई, इट इज इम्पॉसिबल it is impossible to construct a machine, it is impossible to construct a machine that is able to convey, that is able to convey heat by, that is able to convey heat by a cyclic process, that is able to convey heat by a cyclic process, लिखो, from a colder to hotter body, from a colder to hotter body, unless work is done on the machine, unless work is done on the machine by some outside agency, some outside agency। क्या कहना चाह रहे हैं, कोई ऐसी मशीन नहीं बना सकते हो जिससे कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में आप हीट ट्रांसफर कर सको, क्योंकि नेचुरल फिनोमेना क्या है, हॉट से कोल्ड में जाएगा। अनटिल अनलेस आप उस मशीन पे एक्स्ट्रा कोई एजेंसी लगा के कोई वर्क कर रहे हो, है ना। सेकेंड लॉ यही कहता है कि नेचुरल प्रोसेसेस क्या है, इरिवर्सिबल है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग आपको बताते हैं कि जैसे ऊपर कोई हाइट पे अगर पानी रखा हुआ है, आपने बॉटल का लिड ओपन कर दिया, पानी ऊपर से नीचे अपने आप गिर जाएगा। जैसे पहाड़ों से पानी नीचे अपने आप आता रहता है ना, कोई मोटर थोड़ी लगाते हैं। लेकिन अगर नीचे से पानी ऊपर पहुंचाना है ना, पहाड़ों पे कोई घर है, वहां पे अगर पानी नहीं है, जमीन से अगर पानी ऊपर पहुंचाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, मोटर लगानी पड़ेगी, कोई एजेंसी लगानी पड़ेगी, कोई एक्स्ट्रा ड्राइविंग फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि नेचुरल प्रोसेस और रिवर्स, नेचुरल प्रोसेसेस आर क्या है, इरिवर्सिबल। उनको जब अगर आपको दोबारा वापस में करना है, रिवर्स करना है, तो आपको बाहर से एक एजेंसी लगानी पड़ती है। क्लॉसियस के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बोला इन्होंने कि कोई मशीन ऐसी नहीं बना सकते जो क्या करे, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट को ट्रांसफर करा सके। अगर ऐसी कोई मशीन बनेगी तो उस मशीन पे एक्स्ट्रा ड्राइविंग फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इन्होंने अपने स्टेटमेंट में लास्ट में ये भी बोला था कि हीट का कंप्लीट कन्वर्जन इनटू वर्क नहीं हो सकता, या वर्क का कंप्लीट कन्वर्जन इनटू हीट नहीं हो सकता, बीच में कुछ ना कुछ लॉस तो होगा ही। ठीक है, तो और करके लिख लो इनका दूसरा स्टेटमेंट। It is not possible to convert heat into work.
दूसरा स्टेटमेंट जो इजी है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क विदाउट एनी कंपनसेशन। कुछ ना कुछ तो हीट इधर उधर जाएगी ही। 100 जूल की हीट दे रहे हो अगर, तो उसको कंप्लीटली 100 जूल का वर्क आपको नहीं मिलेगा। कोई मशीन ऐसी नहीं बना सकते हम, कुछ ना कुछ तो कमी आएगी, है ना। कहीं हीट लॉस होगा, या कहीं कोई ऐसा सोर्स लगा होगा जो हीट बीच में खींच लेगा। तब कोई भी इंजन आप ऐसा नहीं, फिजिक्स में यही लॉ पढ़ोगे तो फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा कि यू कैन नॉट फॉर्म एनी इंजन विच हैव 100% एफिशिएंसी। 100% एफिशिएंसी का मतलब है, जैसे ट्रेन चल रहा है, ट्रेन की का इंजन पहले जो कोल इंजन यूज होते थे, तो कोयला जितना डाला जा रहा है, उसकी कंबशन से जितनी एनर्जी मिल रही है, पूरी की पूरी एनर्जी कन्वर्ट नहीं होती है वर्क डन में। वर्क डन होता है उसी से तो मैकेनिकल वर्क होता है। ट्रेन चल रही है तो कैसा वर्क हो रहा है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है। मान लो 1000 जूल का हम हीट दे रहे हैं, तो 1000 जूल पूरा पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ इधर उधर तो जाएगा ही, है ना। इसी में आप लोग पढ़ोगे, फिजिक्स में एक कार्नोट साइकिल वगैरह की डिटेल आपके है इसमें, सेकेंड लॉ में, ठीक है। तो कभी कभी कुछ साइंटिस्ट इसको ऐसे भी लिखते हैं कि कोई मशीन आप नहीं बना सकते, कोई इंजन ऐसा नहीं बना सकते जिससे 100% हीट कन्वर्जन इनटू वर्क हो जाए। हाँ हाँ, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, फिर भी नहीं मिलेगा 100%। मैक्सिमम मिल जाएगा पर 100 तो नहीं मिलेगा। क्या प्रीवियस में क्या था? प्रीवियस में तो हमने कुछ लिखा ही नहीं था। हमने बोला हाँ, तो 100% हीट को वर्क को कन्वर्ट तो नहीं कर पाओगे ना। मतलब ये कि कन्वर्जन से मतलब, हाँ मतलब तो कन्वर्जन से मशीन तो बनी जाएगी, लेकिन मशीन पूरी पूरी हीट को कन्वर्ट नहीं करेगी वर्क में। क्या हो गया? 52 हो गए, ठीक। चलो आज की क्लास चलो आज की क्लास कर देते हो। अगली क्लास में सेकेंड लॉ पे और भी ढेर सारी बातें करेंगे। एंट्रोपी,